अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप सब ठीक हैं। तो ये हम आज जो है ना कंप्यूटर की स्क्रीन पे पीएमसी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को फिल करने जा रहे हैं। इसमें जो लास्ट के अंदर पर्सनल स्टेटमेंट है या नीडी स्टेटमेंट है, तो उसके लिए मैंने कुछ टेम्पलेट बनाए हुए हैं। तो ये स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि आपको जो स्कॉलरशिप मिलनी है वो उसी चीज़ पे मिलनी है। दूसरा, आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है एक एक स्टेप को, तभी आपको समझ आएगा। और इसमें मैंने सारी कैटेगरीज़ को जो है ना वो डिस्कस कर दिया कि अगर आपका कौन सा केस है तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है। प्राइवेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट के लिए जो इस साल इनरोल होने जा रहे हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट लेते हैं इसके स्टेप नंबर 1 से। इसमें सबसे पहले तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपने इनको रफली थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास है जनाब पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आप बे फॉर्म की जो है ना बिना पे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सीएनएसई नहीं बना होगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपका सीएनएसई बना होगा क्योंकि आप एमडी कैड में इनरोल हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद अपना सीएनआईसी या बे फॉर्म लिखना है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद है परमानेंट रेजिडेंटल एड्रेस। तो ये याद रखें, ये जो परमानेंट रेजिडेंटल एड्रेस है ये आपका वही होना चाहिए जो आपके सीएनआईसी या बे फॉर्म के ऊपर होगा। दूसरा है करंट रेजिडेंटल। करंट रेजिडेंटल मीन योर करंट एड्रेस शैल बी द वन यू आर करंटली रिसाइडिंग एट। आप इसको जो भी लिख दें, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने इसी ही खाने के अंदर यानी पर्सनल डिटेल में अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, और वो फ़ोटोग्राफ पीएनजी या जीपीजी की सूरत में होनी चाहिए। उसके बाद जनाब आपने ऊपर ऊपर एड्रेस लिखना है अपना, यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिसे हम पोस्टल एड्रेस भी बोलते हैं, यानी जहाँ पे आपको कोई ख़त वगैरह आता है या इस तरह से कोई आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आते हैं। फिर आपने मार्शल स्टेटस देना है अपना कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। हाँ, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये दर हकीकत उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी इनरोल हैं किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट इस साल इनरोल होने जा रहा है उस बेचारे ने तो अभी तक कहीं से कोई स्कॉलरशिप अवेल ही नहीं की। तो ये लिखा हुआ है कि हैव यू अप्लाइड या अपटेन एनी अदर स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आपने नन कर देना है अगर आप मतलब फ्रेश स्टूडेंट हैं, क्योंकि अभी तक आपने कहीं भी अप्लाई नहीं किया होगा। और अगर आप ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपने अगर तो किसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ आप अप्लाई के लिए टिक पे अप्लाइड के ऊपर टिक करेंगे, फिर नीचे उसका नाम लिखेंगे, फिर उसमें अमाउंट मेंशन करेंगे, अपना डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे, यानी उसका बताएंगे कि डीजी खान का है, भावलपुर का है, मुल्तान का है, सिंध का है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, और वो जहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा उसकी एक तस्वीर यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये तो था अप्लाई के लिए। और अगर आपने हासिल की हुई है, मिसाल आप थर्ड ईयर के अंदर हैं, सेकंड ईयर में हैं, आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, तो आप यहाँ पे obtain लिखेंगे। मिसाल आपने एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम ली हुई है तो यहाँ पे obtain करेंगे, और यहाँ पे नेम लिखेंगे उसका, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, उसकी अमाउंट लिखेंगे 1 लाख 2 लाख, अपना डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और पिक्चर। तो ये है obtain वालों के लिए। फैमिली की डिटेल, अच्छा इसमें मैं एक चीज़ सबसे जो पहले लिखी हुई है वो आपको समझा दूँ। ये लिखा हुआ है NTN नंबर, ये होता है फाइलर नॉन फाइलर के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें अप्लाई करने से पहले अगर अभी तक आप फाइलर नहीं हैं तो आपको फाइलर बनना चाहिए, और उसमें बड़ा आसान है, उसका कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। FBR की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ लिखें, आप गूगल में सर्च करें IRS यानी irs.fbr, उसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप अपना डेटा इनपुट करके वहाँ पे यानी ये NTN नंबर आपको मिल जाएगा, यानी आप FBR की वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो जब आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाएंगे इसका 50,000 वरना वो लेते हैं तो वो आपका बच जाएगा। दूसरा, जब आप यहाँ PMC में इसको अप्लाई करेंगे तो इसका बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस जाएगा उनको कि हाँ जनाब ये फाइलर हैं, तो वो आपको और ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे स्कॉलरशिप देने में। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, PMC ने खुद लिखा हुआ है कि अगर आप फाइलर हैं तो इसको लिखें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। इन केस देयर इज़ नो NTN नंबर लीव द सेक्शन ब्लैंक, इसको खाली छोड़ दें। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। इनका जो दूसरा पॉइंट है कि आपने प्रोवाइड करनी है कंप्लीट डिटेल अपने फादर की और मदर की, इवन इफ़ बोथ आर डिकीज्ड, मतलब अगर वो दोनों या एक ज़िंदा हैं या इस दुनिया से गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने उनकी डिटेल लाजमी पुट करनी है। मतलब हमने उनका सारा डेटा उनको बताना है, भले हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं या इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। और जो तीसरा पॉइंट है, हमने गार्डियन की डिटेल देनी है। अब देखो गार्डियन में 3 चीज़ें आ जाती हैं।
पहली बात तो ये होती है सम टाइम वालिदैन दोनों ज़िंदा होते हैं लेकिन वो यानी गरीब होते हैं, तो कोई हमारा जो यानी रिश्तेदार होता है वो हमारा गार्डियन होता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है, हमें पढ़ा रहा होता है। तो एक तो ये हो गया गार्डियन का हवाले से। दूसरा सम टाइम ये होता है कि वालिद साहब ज़िंदा नहीं होते, तो जो हमारी माँ होती है वो गार्डियन बन जाती है। अब माँ और यानी बाप की डिटेल तो हमने देनी देनी है। मैं अभी ये गार्डियन समझा रहा हूँ केस आपको, फिर हम माँ की डिटेल अगेन उस गार्डियन वाले खाने में भी देंगे। ठीक हो गया, अगर तो वो मतलब होगी। अब तीसरी बात ये होता है कि वालिद भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, कोई एक भाई है, कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, वो आपका गार्डियन है। तो फिर जो गार्डियन वाला खाना है उसमें फिर आपने उसकी डिटेल देनी है। इन खानों को फिर भी खाली नहीं छोड़ना, यानी वालिद और वालदा की डिटेल तो हमने देनी ही देनी है। लेकिन अगर आपका कोई सरबराह भी है तो फिर आपने सरबराह की भी डिटेल देनी है, और नीचे यही लिखा हुआ है। अच्छा, ये डिटेल होगी सरबराह की। फिर दो चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि आपके कितने बहन भाई इस वक्त पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपने उनकी डिटेल देनी है। और तीसरा लिखा हुआ है कि आपके कितने बहन भाई काम करते हैं, वर्क करते हैं बाहर, उनकी भी आपने डिटेल देनी है। तो ये यहाँ पे यानी 5 बातें हैं। सबसे पहले अपनी माँ और बाप का बताना है, गार्डियन यानी कोई अगर आपका सरबराह है उसका बताना है, अगर तो है, वो नहीं है तो फिर आपने उसको ब्लैंक छोड़ देना है। मिसाल के तौर पर आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं, वालदा भी ज़िंदा है और वालिद ही आपका सारा कुछ कर रहा है, तो फिर आपने गार्डियन वाले खाने को ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, आप इसको फिल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास फादर है। फादर में देखो यहाँ पे अगेन वही लिखा हुआ है, इन केस देयर इज़ नो एन नंबर प्लीज़ लीव द सेक्शन ब्लैंक। मतलब अगर आप फाइलर हैं तो इसको लिखें एन नंबर को, अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप ना लिखें। और आप फाइलर कैसे बन सकते हैं, मैंने अभी आपको FPR की वेबसाइट बताई है, उस पर जाके आप फाइलर या नॉन फाइलर जो है ना वो सारा देख सकते हैं। अब इसमें करना क्या आपने, PMC ने एक बड़ी यानी यहाँ पे संजीदगी से बात लिखी हुई है कि अगर कोई खाना आपके हिसाब से नहीं उतरा, आपने उसको खाली छोड़ देना है, ब्लैंक छोड़ देना है, कोई मसला नहीं है उसका। तो सबसे पहले आपने अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, NTN नंबर, अगर आपका फादर फाइलर है तो वो लिख लेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फादर का कांटेक्ट नंबर, अगर फादर ज़िंदा नहीं है तो फिर आप अपना गार्डियन का कांटेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, अपने बड़े भाई का लिखेंगे, आप अपना भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिर उनका मार्शल स्टेटस, वैसे यहाँ पे PMC ने चवली मारी है। अब फादर कैसे अनमैरिड हो सकता है, वो मैरिड होगा तभी तो हम इस दुनिया में आएंगे। तो यहाँ पे मार्शल स्टेटस आपने मैरिड कर देना है उनका। दूसरी, एनी अदर नेशनलिटी के बारे में बताना है, अगर तो उनकी है, यानी वो पाकिस्तान के अलावा UK, कनाडा कहीं और रहते हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो ज़िंदा हैं तो लिविंग पे टिक करेंगे, और डिकीज़ड हैं तो यानी अगर वो वफ़ात पा चुके हैं तो इस पे टिक करेंगे। इसी तरह से हम नीचे मदर की डिटेल देनी है। अब ये जो तीनों डिटेल हैं, फादर की, मदर की, यही खाने हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे का ऐसा ही उनको फिल करना है और कुछ नहीं करना उसमें। आइए हम देखते हैं मदर की। अच्छा, मदर में देखिएगा फिर वही बात, अब साफ ज़रा अगर माँ फाइलर है, सम टाइम ये भी होता है किसी की माँ जो है वो यानी नौकरी कर रही होती है, यानी गवर्नमेंट वो सर्वेंट होती है, तो वो फाइलर होती हैं, बाप फाइलर नहीं होता। अगर आपकी माँ फाइलर है तो लिखेंगे उनका NTN नंबर, वरना छोड़ देना है। माँ का नाम लिखेंगे, उनका CNSE नंबर, NTN नंबर है तो यानी वो फाइलर हैं तो ठीक, वरना छोड़ देना। उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, मार्शल स्टेटस उनका अगेन मैरिड ही होगा, अगर वो माँ है तो मैरिड ही है, साफ ज़रा अनमैरिड कैसे हो सकती है। अच्छा, फिर उनकी कोई नेशनैलिटी वो भी आपने लिख देनी है, वो ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं तो ये लिखना है। अब देखो गार्डियन, अब गार्डियन का वही केस हो गया, अगर तो गार्डियन है, इफ़ एनी, वरना इसको हमने क्या कर देना है, खाली छोड़ देना है इसको, यानी ब्लैंक छोड़ देना। मिसाल आपके वाले साहब ही आपका सारा कुछ कर रहे हैं, ज़िंदा हैं, तो इसको खाली छोड़ देंगे। और अगर आपकी मदर ही आपकी गार्डियन है, यानी वो भी ज़िंदा है, तो भी इसको आपने खाली छोड़ देना है। और सम टाइम ये होता है कि वाले साहब भी होते हैं और मदर भी होती है, लेकिन गार्डियन कोई आपका रिश्तेदार होता है, फिर वो वालिद और मदर की तो हम ऊपर फिल कर चुके, तो फिर इसको हमने फिल करना है। यानी जो आपने जब अप्लाई किया होगा, या तो आप फादर पे टिक करते हैं या गार्डियन पे टिक करते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने जब अप्लाई किया था PMC में, गार्डियन पे टिक किया था, यानी जो जिनके सरबराह थे वो गार्डियन थे, तो फिर वो इस खाने में उस गार्डियन की, उस बंदे की यहाँ पे डिटेल देंगे। ये अगेन वही बात, अब वो बंदा फाइलर है तो मैं उसका बताऊंगा, अगर वो फाइलर नहीं है तो NTN नंबर छोड़ दूंगा, उसका नाम लिखूंगा, CNIC है, फिर उसका मार्शल स्टेटस। अब हाँ, यहाँ पे हो सकता है जो हमारा गार्डियन है वो मैरिड है या अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है या विडो है। अच्छा, यहाँ पे ये डिवोर्स और विडो क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि कोई औरत भी हो सकती है आपकी, यानी जो गार्डियन है, क्योंकि जैसे एक माँ है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है आपकी गार्डियन, तो उस सिलसिले में ये ऑप्शन है।
तो एक औरत भी हो सकती है गार्डियन, ज़रूरी नहीं कि बस मर्द ही हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी आंटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो उस सिलसिले में ये उनके लिए ऑप्शन है। फिर ये भी बताना है उस बारे में, उस गार्डियन के बारे में कि वो ज़िंदा है या इस दुनिया से गुजर चुका है। दैट वाज अबाउट फैमिली डिटेल्स। में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, अब इसमें दो कैटेगरी हैं। आपने उन बहन भाई का बताना है जो इस वक्त वालदैन के ऊपर यानी डिपेंड कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये पहला खाना हमारे पास यहाँ पे हमने पहले तो ये सबसे बताना है कि हाउ मैनी सिबलिंग्स करंटली इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग, कि उसमें हमारे पास यहाँ पे वैसे इसने गलत लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग, यहाँ पे डिपेंडेंट लिखना चाहिए। उसने ये गलती से यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है कि करंटली इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो अगला खाना ना उसमें भी अगेन वही लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट वाला, तो ये डिपेंडेंट वाला है। ठीक है, आपने इसको डिपेंडेंट वाला करके जो आपके पास फार्म होगा उस पर ये डिपेंडेंट ही लिखा होगा। तो इसको डिपेंडेंट वाला जितने यानी आपके बहन भाई इस वक्त पढ़ रहे हैं उनकी आपने डिटेल देनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, अगर आपका कोई मिसाल आप एक ही यानी औलाद है अपने माँ बाप की और एम्प्टी कैट कर रहे हैं, तो डिटेल ऑफ सिबलिंग इफ़ देयर आर नो सिबलिंग्स लीव द सेक्शन ब्लैंक। कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपकी पूरी नहीं हो रही मतलब उसमें, तो आपने उस खाने को खाली छोड़ देना है। फिर इसमें ये देखें सिबलिंग 1 2 3 4 तकरीबन ये 4 तक यानी आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगर आपके 4, अगर समटाइम ये भी होता है 4 से ज़्यादा जो है ना आपके बहन भाई पढ़ रहे होते हैं इस तरह से, तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 4 देंगे उनको, यानी वो कहते हैं कि हमें बस 4 तक का बता दो। हो सकता है आपके 5-6 बहन भाई पढ़ रहे हो, लेकिन आपने उनको 4 का बताना है। अब सिबलिंग्स में क्या क्या आपने लिखना है, सिर्फ उसका नाम लिखना है और उसका यानी बेफारम बना होगा साफ ज़रा, अगर वो मिसाल चौथी क्लास में है, तीसरी क्लास में एक स्टूडेंट है, बच्ची है, उसका वो बताना है। फाइलर नॉन फाइलर अगर वो INTN नंबर वो देना है। उसका रिलेशनशिप यानी आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक हो गया। एज कितना उसकी, ये उसने अगेन वही वर्किंग वाले लिख दिया है, हालांकि ये वर्किंग वाला खाना नहीं है, वर्किंग वाला खाना अलग अलग है, वो आगे हमारे पास दूसरा इसका नेक्स्ट पेज है। तो ये उनके लिए उसने लिखा हुआ, लेकिन आपके पास जो सेक्शन होगा वो ठीक होगा, उसके अंदर ये वाले दोनों नहीं होंगे। तो ये रिपीट हो रहा है, ये सिबलिंग्स 1 2 3 यानी ये जस्ट तादाद है, आपने इस तरह से कर देना। ये देखो ये खाना आ गया सिबलिंग्स इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग वाला, तो वो उसने मिस्टेक से एक ही बना दिया हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे अब आपने उनका बताना है जो आपके बहन भाई काम करते हैं और वो यानी आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो खुद कमा रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि हाउ मैनी सिबलिंग्स आर करंटली इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग, मिसाल 4 हैं या 5 हैं। तो इसमें भी अगेन वही बात है, अगर कोई सिबलिंग्स नहीं है आपका इस तरह से काम करने वाला, मिसाल आप 2 बहन भाई हैं और दोनों को दोनों पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी नहीं है इस तरह से कमाने वाला, तो फिर आपने इसको खाली छोड़ देना है, लीव द सेक्शन ब्लैंक। अगर आपका एक भैया या बहन है तो आपने फिर उसका यहाँ पर नाम लिखना है, आपके साथ उसका रिलेशन क्या है, सिस्टर का है या ब्रदर का है, उसकी एज लिखनी है, वो कहाँ पे काम करता है, उस एम्प्लॉयर का कांटेक्ट लिखना है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, तो ये चीज़ आपने लिखनी है। फिर अगेन यहाँ पे वही बात आ गई 3-4 यानी जितने भी आपके, लेकिन आपने इनको सिर्फ 4 का ही बताना है। तो ये आप इसको बताएंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास अर्निंग डिटेल्स, यानी वो 4 बंदे हमसे डिटेल मांग रहे हैं, आपकी माँ की, आपके बाप की, आपका जो गार्डियन है वो क्या काम करता है उसकी क्या अर्निंग है, और जो आपके बहन भाई आज़ादाना कमा रहे हैं वर्क कर रहे हैं उनकी कितनी अर्निंग है। तो हमने वहाँ पे इस यानी सेक्शन के अंदर उनकी डिटेल देनी है। उसमें भी अगेन कैटेगरी है, मुख्तलिफ हो सकती हैं। अगर तो अब जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पे PMC ने कुछ ये भी कहा हुआ है कि अगर तो यानी आपके वालदैन में से या आपका जो गार्डियन है वो एम्प्लॉयड है, कोई रिटायर है, पेंशन या बिजनेस है, या कोई कुछ और आपके इमूवेबल एसेट्स हैं जैसे लैंड होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये वाली चीज़ें हैं, या आपकी कोई गाड़ियाँ हैं इस तरह से, एग्रीकल्चर है, कोई ट्रैक्टर वगैरह है, कोई बाइक है, कार है, तो इवन बाइक और कार का भी यहाँ पे आपने उनको बताना है। यानी अगर आपके पास एक बाइक है तो आप उनको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने फिर इन सारी चीज़ों को वेरिफिकेशन करनी है उनकी। जब वो वेरीफाई होंगे तभी आपको मिलेगा। गलत इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल भी नहीं देनी किसी भी सूरत के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ भी आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, अदरवाइज़ आपकी जो ये रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। सबसे पहला इसमें ऑप्शन ये है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर अर्निंग, फादर या मदर में से। अगर आपका बाप काम करता है तो आप सिर्फ फादर पे टिक करेंगे, अगर माँ आपकी काम करती है तो फिर आप माँ पे करेंगे, अगर दोनों ही नहीं करते तो फिर आपने दोनों पे ही टिक नहीं करना। यानी अगर आपका मिसाल गार्डियन आपको सपोर्ट करता है तो फिर आपने अपने जो गार्डियन वाला खाना होगा उस पर चले जाना है। अच्छा यहाँ पे जैसा कि अगर तो फादर और मदर में से
कोई है तो उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज नहीं देनी। अब हम यहाँ पे मिसाल ये लेते हैं, अगर हमारा फादर कोई काम करता है तो हमने फिर फादर की अर्निंग डिटेल देनी है। अब वो काम क्या करता है उसकी फिर 3 कैटेगरी हैं। अगर वो एम्प्लॉयड है तो हमने किस तरह से फॉर्म फिल करना है, अनएम्प्लॉयड है तो किस तरह से फिल करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हमने उनके बैंक अकाउंट के बारे में बताना है, अगर तो है, वरना खाली छोड़ देना है। अच्छा, अगर आपके बाप का, यानी अगर हम मिसाल यहाँ पे दे रहे हैं फादर की, आपका फादर कोई काम करता है तो आप उसके बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर आपने उसका स्टेटस बताना है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या वो अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, ठीक है ना। अगर वो एम्प्लॉय है, ठीक है ना, तो यानी उसकी कोई नौकरी है तो आपने उसका डेजिग्नेशन बताना है, नेम बताना है, उसका कॉन्टैक्ट देना है, मंथली इनकम, उसके फिर कुछ इमूवेबल एसेट्स हैं डू यू हैव वो बताना है, आपके पास कितनी व्हीकल्स हैं वो बतानी है, कोई और आपकी इनकम है, यानी जैसे रेंट होता है, प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट है या एग्रीकल्चर, नहीं है तो आप नन पे टिक करेंगे, ठीक है, नीचे वही लिखा हुआ है। अच्छा, फिर अगर वो अनएम्प्लॉयड है, जो आपके वाले साहब है, अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो फिर आपने ये उनको बताना है। समटाइम ये होता है कि कोई रिटायर होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है अनएम्प्लॉयड या रिटायर, लीव द सेक्शन ब्लैंक इफ नॉट एप्लीकेबल। इस चीज़ को आपने नहीं भूलना, आपने ऐसे फजूल में कोई चीज़ फिट नहीं करनी। अगर वो चीज़ आपके हिसाब से, आपकी कंडीशन या केस के हिसाब से ओके हो रही है तो उसको लिखना है, अदरवाइज लीव द सेक्शन ब्लैंक इफ नॉट एप्लीकेबल। ये बड़ा ज़बरदस्त जुमला है। फिर ये कि आपके फादर कोई बिजनेस रन करते हैं तो आप बताएंगे उनको हाँ जनाब करते हैं या नहीं करते। पेंशन पे हैं यानी रिटायर हैं तो आप वो लिखेंगे, नहीं है तो आप इन्हें इसको ब्लैंक छोड़ देना है। इस तरह से बिजनेस का नाम लिखो। अगर तो मतलब जैसे अभी हमने कहा था सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यानी अनएम्प्लॉयड थे तो वो हाउ मैनी मूवेबल एसेट्स डू यू हैव, व्हीकल्स डू यू हैव, ये सारा कुछ वही है, सिर्फ ये कैटेगरी 3 है, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड, और ये तीनों ही लागू होती हैं। यानी आपकी कोई नौकरी है, नहीं है, या कोई आप अपना बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल वही सेम टू सेम सारे लिखे हुए ऑप्शन, नेम ऑफ इनकम, बिजनेस, वही इमूवेबल एसेट्स। अगर आपके हैं तो आपने देने हैं, लिखने, अगर नहीं है तो छोड़ देने हैं। ये तो थी फादर की डिटेल। इसी तरह से फिर खाना मदर की डिटेल का है, सेम टू सेम वही केस कि आपकी अगर माँ काम करती है तो ठीक है, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना है। ये देखो वही 3 आ गए। अनएम्प्लॉयड है तो उसका फिर हमने नीचे कोई और, डज योर मदर रन आ बिजनेस, कोई जैसे उनकी बिजनेस है वो, अच्छा इस तरह से उनके कोई और एसेट्स हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, एग्रीकल्चर या कोई इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आता है उनके पास, तो वो यहाँ पे आपने बताना है। इस तरह से अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अगेन वही बिल्कुल वही की वही चीज़ें। ये बड़ी आसान है, आपने अपनी कंडीशन अपने केस के हवाले से इसमें वो फिट कर देनी है। अगेन उसी तरह से गार्डियन की अर्निंग डिटेल है, ये तीनों का बिल्कुल सेम का सेम तरीका है। सेम उसी तरह से हमारे पास सिबलिंग्स की अर्निंग डिटेल है, जो मैंने आपसे कहा था जो वर्क कर रहे हैं, वही एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी वही तीनों को तीनों केस है, आपने इसको देख लेना और फिल कर लेना। हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है इनकम डिटेल, कि आपकी फैमिली की टोटल इनकम कितना है, और वो भी एनुअली, कि ओनली कितना है। देखो यहाँ पे भी अगेन वही लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर अ रिक्वेस्टेड क्वेश्चन काइंडली लीव इट एम्प्टी। फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी यहाँ पे, ठीक हो गया। प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट, फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शैल रिजल्ट इन योर एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड। तो आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, जस्ट जो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे पुट होती है वही देनी है सिर्फ। अब इसमें देखें, अगर आपकी जो फैमिली इनकम है कि वो किन जरियों से है, कि आपके पास सैलरी आ रही है टोटल, ये बतानी पूरे 1 साल की है, 1 महीने की नहीं, 1 साल की बतानी है। आपके वालदैन जो है पेंशन पे हैं, कोई आपका बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपका रेंट से कितना किराया आता है, एग्रीकल्चर से, या कोई और जरिया है अदर, तो वो बताना है। एक ये फैमिली इनकम बतानी है, दूसरा फिर फैमिली का खर्च बताना है, वो भी पूरी फैमिली का, पूरे घर का, उन सब का कितना खर्चा है, उन सब की कितनी आमदनी है, तो ये इसके अंदर बताना है। उसके बाद आपने ये भी बताना है उनको कि जनाब आपकी रेजिडेंसी जो है वो अपनी है या नहीं है, रेजिडेंसी का रेंट कितना आता है, अगर अपनी है तो, वरना नहीं है तो ओन है तो फिर रेजिडेंसी वाला नहीं पोर्ट करेंगे। एजुकेशन की फ़ीस कितने है आपकी। अब ये देखो ना, ये एजुकेशन फ़ीस आपके घर के जितने भी अफराद हैं, बहन भाई भतीजे भतीजियाँ जितने भी हैं सब के लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, गैस का बिल, ये मेडिकल, फ्यूल, मेंटेनेंस, अदर, आजकल वैसे भी पेट्रोल ज़्यादा है तो लिख देना सालाना खर्चा कि हमारा जनाब 3 लाख का तो पेट्रोल आ जाता है। तो मतलब ये लिख सकते हैं आप, और ये वैलिड रीज़न है, आराम से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है एजुकेशनल डिटेल, ये बड़ी सिंपल है, ये आपने अपनी पुट करनी है। सबसे पहले तो आपने अपने मैट्रिक का पुट करना है
कि आपने मैट्रिक कहाँ से थी, उसका एड्रेस लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, उसकी फ़ीस कितनी देते थे आप उस स्कूल के अंदर, और आपका फाइनल रिज़ल्ट क्या था वो भी आपने यानी अपना फाइनल नंबर लिखना है यहाँ पे। इस तरह से आपने अपने एफएससी का लिखना है, एफएससी का स्कूल या कॉलेज लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, उसका मंथली फ़ीस, उसकी उसका फाइनल रिजल्ट यानी आपका स्कोर कितना था। और यहाँ पे है एमटी कैट का सेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने इसको यानी नेसेसरली फेल करना है। 20 का भी बताना है, 21 का भी बताना है आपने, ठीक हो गया। इसमें आप बताएंगे उनको, ये और लिखा भी हुआ है, ऑल इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विद इन द फॉर्म विल बी वेरीफाइड विद द कंसर्न अथॉरिटीज़। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तो आपने इसी साल यानी आप फ्रेशर हैं, आपने 2021 का ही टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तो फिर आप 2020 के टेस्ट पे लिखेंगे नो, ठीक है ना। जब आप उसको नो लिखेंगे तो नीचे आपने रूल नंबर नहीं लिखना, आपने 2021 के टेस्ट पे आ जाना है और इसको कर देना है यस। और अगर आपने पिछले साल भी अटैम्प्ट किया तो फिर आपने यस लिखना है और यहाँ पे अपना रूल नंबर लिखना है। और जो साफ ज़रा 20 अपना 20 में किया था यानी 21 में भी किया है तो भी इसको यस करना है और इसमें अपने आगे रूल नंबर लिखना है। हाँ, इसमें जो ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट है, ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट के लिए यानी जो इस साल एमबीबीएस कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उनका यहाँ पे खाना नहीं मौजूद कि वो किस तरह से अप्लाई करें। हालांकि पीएमसी ने कहा था कि ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 2021 वाला अपना रूल नंबर लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं अटैचमेंट, ये बड़ा सिंपल है। अटैचमेंट में मतलब आपने जिसके साथ स्टार लगा हुआ है, ये देखो ना रेड स्टार है, वो वाली लाजमी अटैच करनी है। जिनके साथ रेड स्टार नहीं है उसको ना भी करें। इसमें मतलब है क्या, आपने अपनी तस्वीरें अपलोड करनी है स्कैन करके डॉक्यूमेंट को, डोमिसाइल सीएनआईसी, अपना फादर का सीएनआईसी, गार्डियन का आपने उसकी सैलरी या पेंशन जो भी है उसको अटैच करना है, आपके जो लास्ट मंथ का यूटिलिटी बिल्स था उसको करना है, ट्यूशन फ़ी रेसिपेंट एप्लीकेशन की यानी जो आपकी फ़ीस है घर के अंदर बच्चों की उसको यहाँ पे आपने अपलोड करना है, फ़ी रेसिपेंट ऑफ एप्लीकेंट एंड सिबलिंग्स, मतलब आपने अपनी भी करनी है और अपने सिबलिंग्स भी करनी है, जो हमने वो पूरी डिटेल दी थी कि कितने बंदे हमारे घर के यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं उनकी भी यहाँ पे है। अपने एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे हमने अपलोड करने हैं, यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक का, एफएससी का, उसको अटैच करना है। अगर कोई दूसरी स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे हमने अप्लाई करना है, यानी उसको भी अटैच करना है। नहीं कर रहे तो उसको फिर हमने खाली छोड़ देना है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम। तो काइंडली प्रोवाइड द डिटेल रिक्वायर्ड फॉर पीएमसी स्कॉलरशिप इन दिस सेक्शन ऑफ फॉर्म। तो इसके अंदर आपने उनको जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यू कैन अप्लाई फॉर बोथ स्कॉलरशिप एंड स्टूडेंट लोन थ्रू दिस फॉर्म, आपने उनको बताना है इसमें कि आप एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं या बीडीएस के लिए कर रहे हैं। रिक्वायर्ड स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आप यस करेंगे। फिर है स्कॉलरशिप की वैल्यू, यानी आपको कितनी स्कॉलरशिप चाहिए। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, मिसाल आपने किसी ऐसे कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है जिसकी फ़ीस है 14 लाख, तो आप यहाँ पे 14 लाख लिखेंगे, 15 लाख भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बेहतर होगा उतनी फ़ीस लिखें जितनी उस कॉलेज की है, रेलिवेंट कॉलेज की, मतलब जहाँ आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि फिर आगे आपने हवाला भी देना है उसका, और हवाला किस सूरत में देना है वो ये है, एक है स्टेटमेंट ऑफ नीड, जो कि मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरा नंबर ऊपर शो हो रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैं आपको दूंगा। उसमें आपने बताना है कि वाई यू नीड दिस स्कॉलरशिप एंड हाउ यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, मतलब आपको क्यों चाहिए, आप अपने बताएंगे कि मैं जो है ना, वो सारे मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है उसके अंदर आप देख लेंगे। फिर है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में वो पीएमसी ये कहती है कि हमें बताओ कि आप हम क्यों आपको दें स्कॉलरशिप, आप हमारे लिए क्या करेंगे, आपका यानी ऑब्जेक्टिव क्या है मेडिकल फील्ड के लिए, आप जब मेडिकल फील्ड में आएंगे तो आप किस तरह से उनको सर्व करेंगे, आपने ये बताना है। और वो ये कहते हैं कि जो स्टेटमेंट है नीट की या पर्सनल स्टेटमेंट, ये 1200 करैक्टर से ज़्यादा ना हो, यानी 170 से 300 वर्ड्स के दरमियान में हो। उसके बाद आपने रिक्वायर्ड स्टूडेंट लोन, यानी अगर आपको सपोज़ लोन भी चाहिए तो आप लोन के लिए भी यहाँ पे यस करेंगे। अब लोन आपको कितना चाहिए, आप यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ नीड लिखनी है और पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, यानी जैसे मैंने आपको टेम्पलेट सेंड करने हैं अभी। तो इसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है ये इसको सबमिट कर देना है। ये एक ऑनलाइन है और ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और पीएमसी जो है ये आपको 31 दिसंबर से पहले बताएगी और ये 30 से 45 डेज़ में वर्किंग वो इसको जज करेगी, इसको वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचेगी आया आपको देनी है स्कॉलरशिप या लोन या नहीं देना।
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।